नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे पार्ट 2, ये वर्णमाला का ये पार्ट 2 है। इसमें भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को दिखाया था सुपर टेट 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी के 20 प्रश्न जो पूछे गए थे उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अगर उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न हमने वहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, तो उन्हीं पर आधारित यहाँ पर भी प्रश्नों को हम सॉल्व करा रहे हैं। अभी हम टॉपिक वाइज चला रहे हैं, तो मिक्स अभी आप लोगों की जैसी डिमांड रहेगी उस हिसाब से हम कराएंगे। तो सभी टॉपिक की कंबाइन यानी मिश्रित प्रश्न लेकर आएंगे, तो उससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से। डेली आप लोगों को 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपकी परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम डबल प्रश्न ले करके चलेंगे ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके, और हर एक टॉपिक से एक एक दो प्रश्न को शामिल करेंगे। तो डेली मॉर्निंग में आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ देखने को मिलेगी, एक विज्ञान की देखने को मिलेगी, एक मैथ की देखने को मिलेगी, जीएस जीके की भी पर डे एक आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेगी। तो सभी की प्लेलिस्ट बनी रहेगी। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जो है वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, वहीं से आप डेली रिविज़न भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के रूप में ज़्यादातर हम वीडियोस लेके आते हैं ताकि आप पढ़ें आप किताब से, लेकिन मॉक टेस्ट से अपना स्कोर जरूर चेक करें, कितने पानी में हैं, कितने आपके प्रश्न सही हो पा रहे हैं। सारा सब कुछ चेक करने का मौका यहाँ पर मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न इसमें आपसे सही हो पा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ के साथ साथ सघोष और अल्प प्राण भी है? तो कंठ तो होगा ही होगा, इसके साथ वो सघोष होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए। ऐसा इसमें से हमें एक वर्ण छांटना है, कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर गा होगा। अब इसे हम यहाँ पर चेक करते हैं, सघोष की कंडीशन क्या थी। ठीक है, इनके नियम पे चलेंगे। और अल्प प्राण के लिए कल हमने यहाँ पर रूल बताया था। जैसे आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसमें पोजीशन 1, 3 और 5 पोजीशन पे जो आते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, अब सघोष जो था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सघोष, तो सघोष में आता है 3, 4 और 5 पोजीशन वाले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इससे पहले अघोष होता है, अघोष में 1 और 2 पोजीशन वाले अघोष कहलाते हैं। तो कल वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से रूल बताए थे। रूल के आधार पर प्रश्न किसी भी तरीके से कठिन बनेगा, आप उससे बहुत ही आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक सीरीज जो लिखी गई है क ख ग, वैसे भी शुरुआत में देखेंगे ये कवर्ग का है। और कवर्ग के ये है तो सभी के सभी कवर्ग, तो कंठ तो सभी के सभी हैं, बिल्कुल सही है। अब बात आती है सघोष की। सघोष में देखें तीसरी पोजीशन पे क्या आ रहा है, गा आ रहा है। गा की पोजीशन क्या है, तीसरी, क ख गा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल ये सघोष हो रहा है। अब बात आती है अल्प प्राण की। अल्प प्राण में एक पोजीशन पे 3 और 5, जैसे का भी तो है बट कंठ भी है, ठीक है, बट यहाँ पर सघोष नहीं है। सघोष की पोजीशन कहती है तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण जो होते हैं हर एक स्पर्श व्यंजन का, जैसे कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, तो तीसरे, चौथे, 5वीं पोजीशन वाले तो सभी के सभी सघोष कहलाएंगे। तो यहाँ पर एक ही वेरीफाई हो रहा था, वो था गा। ठीक है, तो हर तरीके से चेक करके ही आंसर निकालेंगे, क्योंकि एक एक नंबर जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लेकर के सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखना है। जैसे यहाँ पर है छोटा आ और बड़ा आ, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। कल वाले वीडियो में हमने यहाँ पर सभी उच्चारण बताए थे, तो अगर उसको देखा है तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे और इसका आंसर भी बता पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंठ है। ठीक है, तो कंठ याद रखिएगा, छोटा और बड़ा। ठीक है, ये सभी के सभी कंठ हैं। और कवर्ग वाली का, ख, ग, घ, ये जितने भी वर्ण हैं सभी के सभी कंठ आते हैं। ठीक है, तो कंठ ये सभी के ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3, छोटी बड़ी स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, कल से रिलेटेड यहाँ पर अलग प्रकार से थोड़ा सा प्रश्न लिए गए हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। छोटी बड़ी स्वरों का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तालव्य ध्वनियाँ कैसी हैं, तालव्य
ध्वनियाँ हैं। और तालव्य में कौन कौन सी आती हैं, ध्यान रखिएगा, चवर्ग वाली जितनी भी आती हैं, चवर्ग, ठीक है। इसमें चा, छा, जा, झा और इयाँ, ये सभी के सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। इसके साथ में छोटी बड़ी भी ये हमारी क्या हैं, तालव्य ध्वनियाँ यहाँ पर कहलाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। व्याकरण के अनुसार झा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अभी ऊपर हमने समझाया था, ठीक है। झा किस में आता है? चा, छा, जा, झा, झा आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान बताना है। तो कवर्ग वाली कंठ ध्वनियाँ हैं। अब चवर्ग वाली अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो तालव्य ध्वनियाँ में छोटी ये बड़ी को याद रखना है, प्लस चवर्ग याद रखना है, च वर्ग, ठीक है, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और अघोष दोनों है? तालव्य भी होना चाहिए और अघोष भी होना चाहिए, कंडीशन देखिए बदल के रखा है इसमें। तो चलिए यहाँ पे चा वाली सीरीज देखते हैं। तो या तो होगा ही नहीं, ठीक है। चा, छा, जा, झा, झा तो आता है, चा के बाद छा आता है, चा, छा, जा भी आता है, बट इसमें अघोष भी बोला है। अघोष के लिए पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 2 वाला होना चाहिए, जैसे कि चा और छा, ठीक है। तो पोजीशन नंबर 2 देखो, तालव्य तो हैं कि ये सभी के सभी तालव्य हैं, बट अब इसके साथ अघोष भी होना चाहिए। अघोष की पोजीशन कहती है जो पहले दूसरे नंबर पे आते हैं ये अघोष होते हैं। अब तीसरे, चौथे, अब 5वें पे आते हैं ये सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सघोष। तो बस इसी पर आधारित यहाँ पे था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो दोनों तरीके से वेरीफाई करके ही आंसर को टिक करना है। अगला देखिए, ऋषि वाला री, स्वर और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तो ऋषि का उच्चारण स्थान बताइएगा, यहाँ ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूर्धा। इसे मूर्धन्य भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो ऋषि वाला री है तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा बोले या मूर्धन्य, ठीक है, दोनों एक ही बात है, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। ट वर्ग है, ये मूर्धन्य है, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान पूछा गया तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य अल्प प्राण है? अब देखिए, मूर्धन्य भी होनी चाहिए और अल्प प्राण भी होनी चाहिए। अल्प प्राण की पोजीशन क्या थी? जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 1, 3 और 5 पोजीशन वाले वर्ण जो होते हैं ये अल्प प्राण कहलाते हैं। मूर्धन्य भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखिए टा, ठा, डा, ढा और डा, चलिए हमने सभी लिख दिया। ये अब देखिए अल्प प्राण बना लेते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे टा जो होता है 1 पे आया। अब यहाँ पे तीसरा वाला हम ले लेते हैं, 1, 2, 3, तीसरा, 5वां ले लेते हैं यहाँ पर। अब बस निकाल सकते हैं यहाँ से हैं। देखिए तीसरा नंबर मैच कर रहा है इन सभी में। देखिए ड़ा तो है ही नहीं है, 5वां नंबर हटा ही दो इसमें से। पहला वाला टा भी नहीं है इसमें, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक डा मिल गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सा ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? ठीक है, तो सा का हमें सही वर्गीकरण बताना है, इसका उच्चारण स्थान भी बताना है, ठीक है। तो सर्जम वाला सा है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। देखिए सा जो ध्वनि है इसका तालव्य से उच्चारण होता है, साथ ही साथ ये अघोष है और ऊष्म भी है। ऊष्म में पढ़े थे आपने 4 होते थे, सा ये वाला, अप्लस इधर वाला और षटकोण वाला अप्लस आ, ये 4 के 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इनके नाम याद रखना है। इनकी संख्या पूछे तो आपको 4 बताना है। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर है इया, वर्ण का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए हर एक स्पर्श व्यंजन में, जैसे टवर्ग, ठीक है, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अब ये जितने भी 5 वर्ग हैं आपके, इसका जो पंचमाक्षर होता लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाले में जैसे ये मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ड़ा मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, ये इसी का पूछा गया था। तो ये पंचमाक्षर जो होते हैं, ठीक है, ये नासिक के होते हैं, यानी ना की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, ये नासिक है और तालव्य है। क्यों? क्योंकि च, छ, ज, झ, इया
तो चवर्ग में आता है, तो इसीलिए चवर्ग वाला जो होता है वर्ग तो वो तालव्य कहलाता है। तो इसीलिए आपको सही यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। अब यहाँ पे दंत नहीं है ये बताना है, बाकी इसमें से 3 होंगे दंत, बाकी 1 नहीं होगा। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन डी। अब देखिए टवर्ग जो कहलाता है ये मूर्धन्य कहलाता है। क्या कहलाएगा? मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर 3 है, बट ये डी वाला नहीं है। अगला, ल और स का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, कल हमने ट्रिक के आधार पे बताया था लस, और एक बनता था यस, ये एक में आते हैं, और लस, तो भैया इन्हें बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। ल और स एक साथ बोला गया, तो लस वाली ट्रिक को ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए 11 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दंत हैं। ठीक है, तो दंत याद रखिएगा। ओके, लस दंत। अगला प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ स्वर है। तो ओष्ठ स्वर हमें बताने कौन से हैं, कल भी हमने यही बताया था। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी, ये छटाऊ बड़ाऊ ये ओष्ठ स्वर होते हैं। ठीक है, अब ओष्ठ स्वर में पवर्ग भी आता है। ठीक है, इन्हें भी अच्छे से पढ़ के रखना। पवर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, अब ये पंचमाक्षर हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माँ वर्ण का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या भेद है। तो माँ वर्ण का यहाँ पे बताना है। अभी पवर्ग में था। ठीक है, पवर्ग वाले को हम ओष्ठ कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें बताएंगे 13 का राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हमने बताया था ये ओष्ठ है, प्लस ये लास्ट का है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में बताया, लास्ट में लिखा है, तो ये नासिक की भी है, क्योंकि नाक की सहायता से बोला जाता है। तो पवर्ग वाली जितनी भी सीरीज है, तो ये सीरीज जो है पवर्ग का उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से। ठीक है, अब पवर्ग वाले में पा, फा, बा, भा, मा ये वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए वह ध्वनि का उच्चारण स्थान करते समय जीभ और होंठों की क्या स्थिति होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और अच्छा प्रश्न। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर जो करेक्ट देखें ऑप्शन सी हो जाएगा। दांत और निचला होंठ दोनों सक्रिय होते हैं, इसे हम कहते हैं दंतोष्ठ। ठीक है, एक लाइन में कहें तो दंतोष्ठ। अगला प्रश्न, पा वर्ग के व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है। ठीक है, तो पा वर्ग वाले जितने भी व्यंजन हैं इनका उच्चारण करते हैं तो मुख्य रूप से हमें बताना है किसका उपयोग होता है। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए, यानी दोनों होस्ट। ठीक है, दोनों होस्ट का यानी ऊपर और लोअर लिप्स जो भी हैं दोनों का हम उपयोग करके ही बोलते हैं। प, फ, ब, भा ऐसे बोल कर देखिए, दोनों होस्ट का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न, किसी वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। बोला गया ना, किसी वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम और महा में अधिक समय लगता है, तो बस अल्प महा से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अल्प प्राण वर्णों के सही समूह को चुनिए। तो अल्प प्राण वाले जो यहाँ पे समूह हैं उन्हें बताना है। और अल्प में कौन होते हैं? 1, 3 और 5 पोजीशन पे जो आते हैं। ठीक है, तो वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अब इसमें से अपने निकाल सकते हैं, चाहे कवर्ग का हो, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ऐसे करके आप छांट सकते हैं। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो पहला ही मिलेगा। का देखिए पहला ही मिल रहा है, का पहले पोजीशन पे आता है। का, च, ट, त, प। तो ज़्यादा कठिन नहीं, ऐसा ही बिल्कुल सरल सिंपल सा महाप्राण को लेकर के सुपर टेट में पूछा गया था और सभी वो महाप्राण में दूसरे नंबर वाले आ गए थे, यानी दूसरे पोजीशन वाले, जैसे खा हो गया, छा हो गया, यही पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अल्प प्राण में स्टार्टिंग का 1 नंबर वाले सभी को सभी दे दिए स्टार्टिंग वाले। अगला प्रश्न ये रहा महाप्राण। महाप्राण वर्णों के सही समूह को चुनिए। तो इसी तरीके से एकदम एग्जैक्ट 2 कॉपी पूछा गया था। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी। देखिए बिल्कुल वही यहाँ पे छाप दिया। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी। देखिए खा दूसरे पोजीशन पे आता, महाप्राण 2 और 4 नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा
का, खा, गा, घा, ऐसे करके 5 होते हैं इसमें वर्ण। इसमें दूसरी और चौथी पोजीशन पे जो भी वर्ण आते हैं वो सभी के सभी महाप्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए खा आ गया, घा आ गया, अच्छा, झा और ठा और डा। तो ये भैया दूसरे चौथी पोजीशन वाले सभी के सभी वर्ण हैं और इन सभी को हम महाप्राण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, हा व्यंजन लिखा प्राणत्व और घोषत्व की दृष्टि से क्या है? तो हा क्या है? तो आपको हा को बताना है। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर रट्टा मार के रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाप्राण और सघोष है। क्या है? महाप्राण और सघोष। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष नहीं है? आपको सघोष नहीं है, सघोष वाला बताना है जो सघोष नहीं है, बाकी 3 सघोष होंगे। अब देखिए यहाँ पर का वाला जो है ये सघोष नहीं है। का जो है कौन सा है? अघोष है। क्या है ये? अघोष है। ठीक है, जो पहली और दूसरी पोजीशन पे आते हैं वर्ण वो भैया क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। बट यहाँ सघोष नहीं है, बाकी ये सघोष, ये सघोष, ये भी सघोष। अगला प्रश्न, वर्णमाला के सभी स्वर वर्ण घोषत्व की दृष्टि से क्या हैं? यहाँ पर अ से औ तक के सभी क्या हैं? तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी के सभी सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, षटकोण वाला स दिया गया, वर्ण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आप इसे पढ़ चुके हैं, आप बता सकते हैं। तो 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एक अघोष है प्लस ये महाप्राण है। अघोष के साथ साथ ये महाप्राण है क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? बोला गया दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा पोजीशन हमने बताई थी, ये किसकी है? ठीक है, तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है, महाप्राण की है। अभी बार बार लिख के हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? ये कौन से व्यंजन हैं? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी, ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से हैं? अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन को याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजन में आपका सा आता है, सिंपल आएगा, षटकोण वाला आएगा, प्लस हा आएगा, और संयुक्ताक्षर में छ आएगा, त्रंग आएगा, ज्ञा आएगा एंड श्रा आएगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये सभी आएंगे आपके। टोटल यहाँ पर इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या कितनी? 25। अंतस्थ व्यंजन की यार अलावा दिए गए इनकी संख्या 4, इनकी भी 4, इनकी भी 4, तो संख्या भी पूछी जाती है। अगला, अंतस्थ व्यंजन घोषत्व और प्राणत्व की दृष्टि से क्या होते हैं? इनका उच्चारण स्थान बताना है। अब देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सघोष प्लस अल्प प्राण वाले होते हैं। ठीक है, सघोष और अल्प प्राण। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, सा, सा, हा व्यंजन क्या कहलाते हैं? अभी ऊपर बताया था। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। साथ ही साथ दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, यानी संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त व्यंजन में छ का क्रमिक वर्ण विच्छेद क्या है? यानी छ किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? तो 27 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, क और स के वर्ण के मेल से बना हुआ है। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन त्र का क्रमिक निर्माण किससे हुआ है? अब त्र का इसमें निर्माण हमें बताना है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, राइट आंसर बताना है। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा त और उसके नीचे हलंत लगेगा और यहाँ पे रा लिख देंगे। देखिए तो रा व्यंजन और स्वर के साथ मिलके बना हुआ है, तो इसमें क्या किया, इसका स्वर हटा दिया, तो इसीलिए यहाँ पे मात्रा इधर आ गई है छुटा की, तो यहाँ हलंत लग गया। इसे हटाएंगे तो ऐसा ये बन जाएगा, तो इसीलिए हमने कहा सही तरीके से टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त व्यंजन स्र का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? अब स्र का निर्माण बताना है। तो देखिए 29 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स, र और अ। तो इसको भी ऑप्शन में आप लोगों को ऐसे मिलेगा देखने को, बट यहाँ पर इस र को भी तोड़ा गया, तो इसे थोड़ा कठिन बनाने के लिए ऐसा कर दिया, भ्रमित करने के लिए। अगला प्रश्न, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों
छह तरंग या इंसरा की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ संयुक्त व्यंजनों की है, तो यहाँ पे लिख के दे दिया हमने समझाने के लिए, इनकी संख्या 4 होती है, आप गिन सकते हैं। वहाँ ये नहीं मिलेंगे वर्ण, डायरेक्ट मिलेगा संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो संख्या वैसे भी दिखाई पड़ रही 4 है, तो 4 आप टिक कर सकते हैं। 30 का राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखिए, अंग एक अनुस्वर है, अ एक विसर्ग, ठीक है, किस श्रेणी में रखा जाता है, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी, अयोगवाह कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा गया। 32 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये स्वर कहलाते हैं। ठीक है, बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या होंगे, तो ये स्वर कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अंग और अ मात्राओं का प्रयोग किसमें किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वरों में नहीं होता है। ठीक है, तो 33 का सटीक आंसर बताएंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अयोगवाह वर्णों में इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे डा है, इसके नीचे बिंदी है, यहाँ पे डा है, व्यंजनों को क्या कहा जाता है। 34 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्क्षिप्त। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, या फिर मिलेगा द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला, उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान पूछेगा, तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूर्धा। ठीक है, मूर्धा या मूर्धन्य। अगला प्रश्न देखिए 36 का, वर्ग का पंचमाक्षर, अब पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं ये, और पंचमाक्षर संख्या कितनी होती है, तो 5 याद रखिएगा। किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। सुपर टेट, यूपी टेट में बहुत बार ऐसे प्रश्न बनाए गए। 36 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुनासिक के नाम से जाना गया या नासिक के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न, वर्णों के उच्चारण में हवा जब केवल नाक से निकलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण में हवा जब केवल नाक से निकले तो उसे क्या कहेंगे, तो 37 का राइट आंसर है, उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार, जैसे अंग। ठीक है, अंक। तो देखिए यहाँ पर केवल नाक से आवाज़ निकलती है। अगला प्रश्न, दिल्ली शब्द में किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है 38 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये युग्मक ध्वनि है या द्वित्व, यानी आधा लाओ पूरा ला, तो इसलिए द्वित्व याद रखिएगा या फिर युग्मक ध्वनि, ये नाम जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39, च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी क्यों कहा जाता है। 39, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करती है और हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है। अगला प्रश्न, हिंदी की देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। 40 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है अक्षरात्मक लिपि है। कैसी है, अक्षरात्मक लिपि। अगला प्रश्न देखिए, किसी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। 41 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। 41 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। क्या कहलाएगी, तो आप बताएंगे ध्वनि कहलाएगी। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में मूलतः व्यंजनों की कुल संख्या बताइए कितनी है। किसकी बोली, व्यंजनों की, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए 33। अगला प्रश्न, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों के आंतरिक प्रयत्न के कितने भेद हैं। तो आंतरिक, कल हमने प्रश्न शामिल किया था बाह्य प्रयत्न, यहाँ आंतरिक प्रयत्न के कितने भेद हैं, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, विसर्ग के उच्चारण में किस वर्ण की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी, हा की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जैसे हम बोलें प्रातः, प्रातः। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45, 6 वर्ण किसके योग से बना है। ये तो प्रश्नों पर पूछा जा चुका, दोबारा रिपीट हो गया, कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन होगा क सा,
अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा। अब यहीं से हिंट मिल गई होगी, आप बता सकते हैं। 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सभी के सभी अल्प प्राण हैं। क्या हैं ये? अल्प प्राण। साथ ही साथ अंतस्थ में या, रा, ला, वा, ये चारों ये भी अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे, यानी अल्प प्राण। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये अल्प प्राण भी कहलाएंगे। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ण वर्ग का 1, 3, 5 पोजीशन वाला जो भी वर्ण होगा वो अल्प प्राण कहलाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? तो दूसरा, चौथा और यहाँ पर ये ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, हिंट क्या दे रखा है? दूसरा, चौथा से ऊष्म। जब ऊष्म पता हो तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ये सभी के सभी महाप्राण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, स का उच्चारण स्थान दंत है और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, ये परिभाषाओं को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञा संयुक्त व्यंजन किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है? ज्ञा से ज्ञानी, तो आपको यहाँ पे बताना है किन दो व्यंजन के दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जा। अब देखिए यहाँ पर जा मिलेगा, जैसे वहाँ मिलेगा ऑप्शन में किस तरीके से मिलेगा, जैसे ये जा है, इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो यहाँ पर यहाँ लिख देंगे पूरा का पूरा, ऐसा मिलेगा। इसे हम लिख सकते हैं दोबारा ऐसे भी, क्योंकि इस यहाँ में देखेंगे तो अ की मात्रा लगा, अ छिपा हुआ है, तो इसे भी तोड़ेंगे तो इसके नीचे हलंत लग गया तो यहाँ पर, इसलिए इस तरीके से प्रश्नों को थोड़ा सा कठिन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो दोनों दे रखा है यहाँ पर जा और यहाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये भी सही है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही, क्योंकि हमारा जो ये ऑप्शन है ये भी सही है और ये भी सही है दोनों, क्योंकि यहाँ पर यहाँ को तोड़ करके यहाँ पर आ दिखाया गया मात्रा, तो यहाँ पर ए और डी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो युग्म बताना इसमें कौन सा सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 50। देखिए इसमें उपर्युक्त सभी सही हैं। जो छा होता है ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है, या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं। जो तीनों साथ है, ये वाला सा और सिंपल सा और षटकोण वाला सा प्लस हा, ठीक है, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ में या, रा, ला और वा ये कहलाते हैं। संयुक्त में छत, त्रंग, ज्ञा एंड स्रा ये कहलाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी ये मैचिंग दी गई है, यानी सुमेलित ये दिया गया है, ये सभी के सभी सही हैं। इस तरह से हमने रिवाइज़ किया पार्ट 2 में टॉप 50 प्रश्न, सभी के सभी महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर मिश्रित प्रश्न की प्रैक्टिस सेट सीरीज चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम कल से रेगुलर जो है एक मिश्रित प्रश्नों की श्रृंखला जो है प्रैक्टिस सेट सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप लोगों को ऐसे ही चाहिए टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज भी बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।